अब हम लोग तुगलक वंश के अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ये कब राजा बना? 1325 में। 1325 से लेकर 1351 तक ये दिल्ली का शासक रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं लोग? MBT। शॉर्ट में इसको मोहम्मद बिन तुगलक MBT। इसका मूल नाम क्या था? जौना खां। इसका मूल नाम था जौना खां। ये हम लोग अभी पढ़े थे लोग कि 1325 ईस्वी में इसके पिता जो था गियासुद्दीन तुगलक, वो बंगाल अभियान पर गया था। जिस समय बंगाल अभियान पर गया था उसी समय इसने किया क्या कि स्वागत में अफगानपुरी में एगो लकड़ी का महल बनवाया और उसमें वो रात को विश्राम फरमाया हुआ कि अगले दिन वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और उसी 1325 में अफगानपुरी के लकड़ी के महल में क्या हो गया? ढह गया, जिसके कारण गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बन गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत में अभी तक जितने भी सुल्तान हुए थे दिल्ली सल्तनत में या इसके बाद भी जितने भी शासक होंगे उन शासकों में सबसे विद्वान कौन था? सबसे विद्वान आदमी था यह। इसी को 23 गो भाषा का जानकार था। यह 23 गो भाषा के बारे में इसको जानकारी था। यह खगोल, गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र इस सब के बारे में बहुत बड़ा ये विद्वान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान व्यक्ति था यह। लेकिन ये अपनी विद्वता से दिल्ली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। लेकिन ये जो काम करता था ना वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाता था, जिसके कारण इसी के समय में दिल्ली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और इसी के समय में दिल्ली सल्तनत जो है अपने साफ पीक पॉइंट से नीचे भी आ गया। अब ये जो था जितना भी काम किया ना वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हुआ, जिसके कारण इतिहासकारों की ये आलोचना का पात्र बन गया। इतिहास में इसको विद्वान के साथ साथ पागल, सनकी, रक्त पिपासु, स्वप्नशील मतलब सपना देखने वाला, स्वप्नशील, असफलताओं का बादशाह, ये सारा का सारा उपाधि किसको मिला है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान आदमी कौन था? सबसे माने इसको 23 गो भाषा के साथ साथ खगोल का भी अच्छा जानकारी था, विज्ञान का भी अच्छा जानकारी था, गणित का भी अच्छा जानकार था, तर्कशास्त्र का भी अच्छा जानकार था, ज्योतिष का भी अच्छा जानकार था, अर्थशास्त्र का भी अच्छा जानकार था। लेकिन साथ साथ ये क्या? पागल, सनकी, रक्त पिपासु, स्वप्नशील और असफलताओं का बादशाह भी था। अब ये आखिर क्या काम किया कि इतना इसको उपाधि मिल गया? तो ये अपने सुल्तान बनने के बाद ये 4 गो कार्य किया। उस 4 गो कार्य के कारण ये चारों के चारों कार्य में ये असफल रहा, जिसके कारण ये सारी की सारी उपाधि इसको दी गई थी। सबसे पहला काम क्या किया ये कि 4 गो कार्य में कि अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरित। अब राजधानी जो स्थानांतरित किया इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए लो। देखिए आज भी हम लोगों की जो राजधानी है आज भी वो केंद्र में नहीं है। राजधानी का मतलब होता है कि वो साम्राज्य के केंद्र में रहे। जैसे आप लोग सुने होंगे लोग नीतीश कुमार कहते हैं क्या कि आप लोग कहीं भी रहिएगा पटना राजधानी में 6 घंटा में पहुंचाने का काम हमारा। उसके लिए कई सारी पुल का निर्माण किया गया। जैसे हम लोगों को पहले छपरा से पटना जाना था तो पहले हाजीपुर जाइए, हाजीपुर से गांधी सेतु को पार करिए, पार करके फिर टेम्पू पकड़ के पटना जाइए। डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं था। अब दीघा पुल बन गया तो अब डायरेक्ट ट्रेन चलने लगा। तो नीतीश कुमार का कहना है कि आप कहीं भी रहिए, देखिए हम लोगों का यहाँ पर पटना राजधानी है, लगभग सेंटर में है, लगभग पटना सेंटर में है। लेकिन जो भारत की राजधानी है दिल्ली, ये देखिए यहाँ पे है। अब हम लोग बिहार से दिल्ली जब यहाँ से जाते हैं लोग तो 15 घंटा में पहुँच जाते हैं लोग। ये अगर कोई कश्मीर से दिल्ली आएगा तो अगर जम्मू आ गया तो लगभग 10 घंटे में वो आ जाएगा दिल्ली। लेकिन अगर किसी को केरल से जाना होगा दिल्ली राजधानी है तो उसको जाने में 3 दिन का समय लगेगा।
अगर उसका कोई न्यायिक मामला फंस गया तो उसको 3 दिन जाने में समय लगेगा और 3 दिन आने में समय लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। तो राजधानी केंद्र में हम लोगों का आज भी नहीं है। इसी के कारण दक्षिण के लोग ये हमेशा डिमांड करते हैं लोग कि दूसरी राजधानी या दूसरा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों के दक्षिण में एगो दीजिए लो, इसका एगो शाखा। आज भी ये लोग विवाद करते हैं कि इस साइड में हम लोगों का एगो शाखा, चूँकि बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो ये किया क्या कि अपना जो पहला कार्य किया था, एक सोचा का कि हम अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ लेके आए? देवगिरी। देवगिरी आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो दिल्ली से राजधानी लेकर के कहाँ आया? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल करके कर दिया दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। अब इससे दो चीज़ था कि एगो तो दिल्ली राजधानी जो है केंद्र में आ जाएगी, और इधर से जो मंगोलों का आक्रमण हो रहा था उससे भी हम बच जाएंगे। ये काम तो सोचा तो था बहुत अच्छा, लेकिन इसमें किया क्या कि अचानक से आप चाहिए कि राजधानी को बदल दें, तो सारा जितना भी हम लोगों का ऑफिशियल, चाहे हम लोगों का शिक्षा बोर्ड हो, चाहे मेडिकल का बोर्ड हो, कोई भी चीज़ है, सब कहाँ है? पटना में। एम्स कहाँ है? पटना में। हम लोगों का जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH कहाँ है? पटना में। NMCH पटना में। हम लोगों का शिक्षा का बोर्ड कहाँ है? पटना में। सब चीज़ तो राजधानी में है। अब अचानक से आप बदल के छपरा में चाहिए कि ला दें, क्या संभव है? हम लोगों का पुराना जितना भी रजिस्टर्ड फाइल है, अगर उसको छू दीजिएगा तो गर्दा हो जाएगा। अब उसको आप उठा के गाड़ी पर लाद के लाइएगा, सब रास्ते में गर्दा हो जाएगा। जैसे हम लोगों का एजुकेशन में, जैसे आप लोग मैट्रिक पास जो किए हैं लोग, तो अगर किसी प्रकार का उसमें अगर कुछ त्रुटि होता था तो पहले पटना जाना पड़ता था। 2010-11 में किया क्या गया कि इसका BSCB का एगो शाखा खोल दिया गया है छपरा में। विशेषर सेमिनरी स्कूल में एगो शाखा है। अगर आप 2002-03 के बाद मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं और कोई भी त्रुटि है तो आप कहाँ सुधरवा सकते हैं? छपरे में। उसके लिए आपको पटना जाने की जरूरत नहीं है। और उससे पुराना है तो मेन बोर्ड आज भी कहाँ है शिक्षा का? पटना में। और उसकी एगो शाखा छपरा में खुल गई, विशेषर सेमिनरी स्कूल में। तो अगर 2002 के बाद पास किए हैं तो छपरा में आप काम करवा लीजिए, और उससे पहले किए हैं तो कहाँ चल जाइए। तो मेन बोर्ड आज भी कहाँ है? पटना। और एगो शाखा कहाँ खुल गया? छपरा। वैसे ही बिहार के अलग अलग जगह पर खोल दिया गया। तो ये किया कि अपनी पहली राजधानी रखता दिल्ली और दूसरी राजधानी कहाँ रखता? देवगिरी। तो ये टोटल का टोटल राजधानी बदल के कहाँ कर दिया? देवगिरी। अब देवगिरी कर दिया, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में 1335-36 में किया क्या कि अपनी राजधानी बदल के पुनः फिर कहाँ लाया? दिल्ली लाया। तो ये राजधानी बदलने वाला इसका कार्य क्या हो गया? विफल हो गया। तो पहला क्या था इसका? राजधानी स्थानांतरण। दूसरा चीज इसके मन में आया क्या कि हम जो चलाते हैं ना, सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे। अब क्या चलाएंगे? सांकेतिक मुद्रा। अब ये सांकेतिक मुद्रा क्या है? जैसे आज भी हम लोगों का जो मुद्रा है ना, वो सांकेतिक मुद्रा ही है। जो हम लोगों का 2000 रुपये का नोट है, उसके छपाई का टोटल खर्च जो है 3 रुपया 65 पैसा है। 2000 रुपये के नोट का टोटल खर्चा कितना है? 3 रुपया 65 पैसा। और 500 का जो नोट है उसका टोटल खर्च जो आता है 500 रुपये का नोट का, ये आता है 3 रुपया 9 पैसा। और ये बिक का रहा है कितने में? 500 में। तो इससे बढ़िया तो कोनो धंधे नहीं है, सरकार पूरा नोट छाप देती। लेकिन आप लोग देखिएगा, लोग नोट पर लिखा रहता है क्या कि मैं धारक को 500 रुपये आए तो 500, 1000 रुपये आए तो 1000 रुपये, 2000 है तो 2000, जितने का नोट है उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और RBI के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। तो क्या इस मुद्रा की वैल्यू 2000 रुपये है? नहीं है। लेकिन गवर्नर इस पर वैल्यू तो 3 रुपया 65 पैसा का है, जितना लागत है उतने ना वैल्यू है। लेकिन इस पर गवर्नर सिग्नेचर कर दिए तो हम लोग क्या मानते हैं? लोग 2000 रुपये। और ये कागजी मूल्य का जो है वैल्यू RBI के गवर्नर द्वारा किए गए सिग्नेचर और लीगल टेंडर जो सरकार द्वारा मान्य है, उस पर इसका वैल्यू है 2000। अन्यथा अगर आपके पास पुराना 500 का नोट है या 1000 का नोट है और एक भांगा नोट है, कै रुपया का है वो कागजों के भाव में कोई नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो वो लीगल टेंडर में नहीं है, सरकार आपके ऊपर FIR कर देगा थाना कि इतना रुपया आया कहाँ से।
और उसका लीगल टेंडर 2006 में क्या किया गया, 2016 में खत्म कर दिया गया। अब वो क्या मार्केट में चलेगा? लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि क्रय विक्रय में सरकार द्वारा मान्य जो मुद्रा है उसी को कहा जाता है लीगल टेंडर। तो जो हम लोग खरीद बिक्री में करते हैं, लोग क्या लेते हैं, लोग 1000 2000, तो ये आपसे कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। लीगल टेंडर का मतलब, लीगल टेंडर में हम लोगों का जितना भी चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, वो लीगल टेंडर नहीं है। आप चाहे तो किसी को लेने से इनकार कर सकते हैं कि ना हम चेक ना लें, हमरा कैश चाहिए। लेकिन अगर कोई कैश दे रहा है तो आप लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ना हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको किसी से लेना है 1 लाख रुपए और वो कहेगा कि हम 1 के सिक्का दें 1 लाख, तो आप मना कर सकते हैं कि ना हम 1 के सिक्का ना लें। इतना बड़े अमाउंट के लिए आप छोटी जो राशि है, छोटा नोट नहीं दे सकते हैं। और किसी को 1 करोड़ रुपए देना है और आपको ये कि हम 10 का नोट देंगे, हमारे पास है, तो वो मना कर सकता है। बड़े अमाउंट के लिए छोटा नोट आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन नोट लेने से आप मना भी नहीं कर सकते हैं। 500 वो एकदम लेगा वो, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, सरकार क्या नियम बना के रखा है कि 2 लाख से ऊपर का जितना भी ट्रांजैक्शन करना है आप बैंक के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए या चेक के माध्यम से करिए। तो क्या हम लोग 2 लाख से अधिक का लेन देन कर सकते हैं नगद? नहीं, ये भी लीगल टेंडर में नहीं है। 2 लाख से अधिक का नगद लेन देन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलाया। जैसे अगर आपके पास आज सोने का सिक्का है, तो इस सोने का सिक्का अगर आप मार्केट में चले जाइए तो सोने के वैल्यू के हिसाब से सिक्का होगा। अगर ये सिक्का 10 ग्राम का है तो कितने रुपए का है? 50,000 का। अब इसको लेकर के चाहे आप अमेरिका में चले जाइए या जापान में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, कनाडा में कहीं चले जाइए, भारतीय मुद्रा के हिसाब से आपको कितना मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ये धातु का सिक्का है। लेकिन यही आप अगर भारत का रुपया लेकर के अमेरिका में चले जाइए तो ना। अब वो अंतर्राष्ट्रीय जो IMF का जो प्रावधान है वो अलग व्यवस्था है, वो बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का धातु का मूल्य है, तो धातु का मूल्य है तो कहीं भी बिकेगा। लेकिन इस कागज का मूल्य, इस पर गवर्नर के सिग्नेचर और सरकार के लीगल टेंडर के कारण इस कागज की मूल्य कितनी हो गई? 2000 रुपये। अन्यथा ये कागज कितने का है? 3 रुपये 65 पैसे का। 3 रुपये 65 पैसे का। तो ये क्या है? एक प्रकार का सांकेतिक मुद्रा है। अब सरकार क्या करती है कि इसमें वेरिएट टाइप का कलर लगाती है, अपना तरीके का उसमें डिजाइन ऐड करती है, अपना कुछ गुप्त संकेत उसमें दे देती है कि जिससे कोई कॉपी ना कर सके। इसका जाली नोट जो छापने का काम है ये न कर सके, इसके लिए अलग अलग तरह का कलर इसमें लगा करके यूज किया जाता है। जर्मनी से इसका कागज मंगाया जाता है कि कोई आसानी से इसको कॉपी न कर सके। तो अगर आज के समय में हम लोगों का धातु का मुद्रा चलन में रहता तो इतना धातु कहाँ से आता? अगर धातु का मुद्रा चलन में रहता और सांकेतिक मुद्रा नहीं रहता तो सबकरा पास में क्या रहता? सोना के सिक्का, धातु। अब इतना धातु कहाँ से आएगा? आज के समय में संभव है? तो इसी के लिए क्या चलता है? सांकेतिक मुद्रा। अब ये चीज़ समझ में आ गया। उस जमाने में मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि ना, अब हमारे यहाँ जो चलेगा ना, ये धातु का मुद्रा तो चलेगा, लेकिन जो है तांबे का मुद्रा जो है यह चांदी के मूल्य में चलेगा। तांबे का मुद्रा किस में चलेगा? चांदी के मूल्य में। मतलब तांबे का मुद्रा जो है, जिसे हम क्यों बता दिए कि 2000 रुपये के नोट में और 500 रुपये के नोट में कितना का अंतर है? साइज में थोड़ा सा अंतर है, और उस पर 500 रुपया लिखा है, कलर खाली अलग है बस। बाकी वो भी जर्मनी से आता है, ये भी जर्मनी से। मान लीजिए कि इसमें क्या बोलते हैं, पिंक कलर का स्याही लगता है और इसमें मटमैला कलर का स्याही लगता है। अब आप लोग धागा खरीदने जाते होंगे तो लाल का अलग दाम है, पीला का अलग दाम है, दाम एक ही है। तो वैसा ही स्याहिया, चाहे आप पिंक लीजिए चाहे मटमैला लीजिए, दाम एक ही है। अब रह गया कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो 3 रुपया 65 पैसा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। इसमें थोड़ा सा कम लगेगा तो 3 रुपया 9 पैसा। लेकिन चल रहा है कितने में? वो 2000 में ही, 500 रुपये में। अब वैसे ही कहा क्या कि चांदी का तांबे का सिक्का कौन सी में चलेगा? चांदी के भाव में चलेगा। अब ये किया क्या, सांकेतिक मुद्रा तो चला दिया, साम्राज्य में चलने लगा। लेकिन जैसे हम लोगों की भारत की सरकार
आज के समय में 2000 का नोट बनाया है तो वेरिएट टाइप का उसमें कलर, वेरिएट टाइप का डिजाइन, वेरिएट टाइप का कुछ सांकेतिक चिन्ह दिया है कि कोई कॉपी ना कर सके। मोहम्मद बिन तुगलकवा दिमाग तो बढ़िया लगाया, लेकिन ही जो हम लोगों का इतना सारा कलर और संकेत दिया गया उसको छटा करके ये सिंपल सा सिक्का छाप दिया। अब सिंपल सा सिक्का छापने के कारण हुआ क्या कि साम्राज्य के जितने भी लोहार लोग थे वो लोहे का काम छोड़ करके क्या करना शुरू कर दिए, सिक्का बनाना शुरू कर दिए। अब घरे घर टकसाल खुल गया। अब बाजार में कोई भी जा रहा है मार्केट में, दुकान पे गया, कहा कि रुपया लीजिए, हमको नमक दीजिए, तो वो कह रहा है कि रुपया हमारा लगे नहीं कि तारा के हम दें। अब घरे घर सिक्का छप रहा था। अब इस मुद्रा का कोनो वैल्यू नहीं रह गया। अब चांदी का, तांबा का सिक्का चांदी के मूल्य में कोई काहे लेगा, क्योंकि यहाँ तो प्रावधान था, बनाया गया था। अब घरे घर सिक्का छप रहा था तो वो कह रहा है कि हम चांदी ना लेम कि तांबा लेम, तांबा तो हमरो घरे छपता। अब ये मालूम चला किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, कि साम्राज्य में ऐसे ही से बात है, ये नोट के छपाई पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया। अब जब मालूम चला तो हुआ क्या कि भाई तो नोट वापस लिया जाए। अब हम लोगों के यहाँ जब नोटबंदी मोदी जी किए 2016 में, तो क्या कहें कि नोटवा फाड़ के फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए, क्या बोले, आप वापस बैंक में जमा कर दीजिए और बदले में जो नया करेंसी आएगा या उसके बदले में जो हमारे पास है 150 का नोट हम आपको दे देंगे। तब मोहम्मद बिन तुगलक वो उस जमाने में यही चीज़ कहा कि जितना भी बाजार में मुद्रा है हमारा वापस करिए और बदले में हम क्या करेंगे, नया मुद्रा देंगे। अभी जारी किया था मान लीजिए 500, तो जब रिटर्निंग का बात आया तो आया 50,000। काहे, घरे घर छपाई हो का काम हो रहा था। आज भी नोट के नीचे देखिएगा लो, उस पर कुछ नंबर अंकित रहता है। आरबीआई इस नंबर को जारी करता है। इससे यही मालूम चलता है कि ये नोट के सीरीज का कितना नोट मार्केट में चल रहा है, सीरीज का कितना नोट मार्केट में चल रहा है। जैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर A001, ठीक है। अब आप लोग सीरीज में देखिएगा लो, अगर नया करेंसी आपको मिलेगा तो A001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक होगा। अब दूसरा सीरीज आएगा तो दूसरा सीरीज में A002, ये तो छप गया है। अब ए ना आकर के क्या आएगा, B002 1 से लेके फिर कहाँ तक, 100 तक। तीसरा सीरीज आएगा तो क्या आएगा, C001 कहाँ तक, 100 तक। तो इससे सरकार को, आरबीआई को ये मालूम चल जाएगा कि अभी तक मार्केट में, अब आप बताइए कितना नोट चल रहा है, 300। तो इस जो नोट पर जो दिया गया है, इसी से मालूम चल जाएगा सरकार को कि जो हम 2000 का नोट कितना जारी किए हैं अभी तक, मार्केट में कितना नोट है, 500 का कितना नोट है। जो हम लोगों का 2016 में नोट बंद हुआ था, उससे पहले बहुत सारी अफवाह फैली थी कि मार्केट में हम लोगों का बहुत सारा जाली नोट है, बहुत सारी नोट जाली है। रियल में था भी। आप लोग उस समय टीवी में देखे होंगे, लोग कहीं रोड पर ही में बोरा के बोरा फेंकल था, कहीं नाली में बह रहा था, कहीं आग लगा था तो आधा टुकड़ा जल गया था, आधा बचा था, कहीं खेत में फेंका गया था। लेकिन उसके बाद भी जब रिटर्निंग की बात आई तो सरकार अगर 100 उस समय नोट जारी किया था तो इसमें से नोट रिटर्न आ गया 97.5%। मतलब राउंड फिगर में 100 गो में 98 गो नोट क्या हो गया, वापस आ गया। तो हुआ कि 2% नोट ऐसा भी हो सकता है कि लोग के बक्से में रह गया हो, उसको याद नहीं हो, 50 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद कहा गया कि आप आरबीआई की शाखा में बदल सकते हैं 3 महीना तक। अब बहुत लोगों को याद नहीं रहा हो, बाद में मिला होगा, तो हो सकता है कि 2% ऐसा नोट हो जो लोगों के पास रह गया हो। क्लास में एगो लड़का आता था, उसके पास था एगो 1000 का नोट। अब वो नोट किसी काम का है नहीं। तो अभी मोदी जी जैसे हम लोगों का सीरियल नंबरवा से क्या किए, जैसे हम लोगों को दिए थे, मालूम था कि कितना नोट मार्केट में है, उसी हिसाब से वापस ले लिए। तो 100 गो था तो 98 गो मिल गया। एकरा लगे कोनो चीज़ मालूम नहीं था। अभी जारी किया था 500 नोट, वापस कितना करना पड़ा, 50,000। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था साफा खराब। दूसरा भी योजना इसका क्या हो गया, असफल हो गया। अब तीसरा जो योजना था इसका, तीसरा योजना था खुरासान और कराचिल अभियान। खुरासान और कराचिल पड़ता है आपका अफगानिस्तान, ईरान में। वहाँ पर राजनीतिक अपरिवर्तन हुआ था सत्ता। इसको लगा क्या कि अगर हम वहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो मंगोलों के आक्रमण का भय दिल्ली से साफ खत्म हो जाएगा। तीसरा
के तहत खुरासान और कराची अभियान, खुरासान और कराची अभियान। अब इसके लिए ये किया क्या कि 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति किया, 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति किया और उन सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दिया, माने पहले ही वेतन दे दिया। अब वेतन दे दिया 3,70,000 सैनिकों को। अब इनको भेजा कहाँ? खुरासान में। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि वहाँ पर जो आपसी सत्ता का विवाद चल रहा था वो सब सुलझ गया। अब सुलझ गया तो अब इस सब के साथ विवाद हो गया। अभी सेना वहाँ पर गई थी, रसद उसद सप्लाई उपलाई, भोजन उजन, सैलरी, वेतन उतन का दिक्कत होने लगा, जिसके कारण ये सब आपस में उलझ गया। सब आपस में उलझने के बाद जब उधर से भागा भागी का बात आया तो सब जंगल के रास्ते शॉर्टकट भागना शुरू किया। उसमें आधा का पते नहीं चला कहाँ गया, सब आधा रास्ते भुला गया। तो तीसरा का भी क्या हो गया? खुरासान और कराची अभियान ये सफल हो गया। चौथा जो काम किया था ये किया था द्वाबा क्षेत्र में कर वृद्धि। द्वाबा में कर वृद्धि, द्वाबा का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। अब दो नदियों के बीच की भूमि हम लोगों का जो भारत का बीच वाला उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये पड़ता है हम लोगों का गंगा यमुना का मैदानी भाग। इसमें फसल अच्छी खासी होती है। अभी द्वाबा में क्या किया कि कर में वृद्धि कर दिया, कर को 1/2 कर दिया, आधा। अब इसका तो समय चल रहा था खराब, समय खराब होने के कारण संयोग से उस साल आ गया सुखाड़। अब सुखाड़ होने के कारण अब इसके जो अधिकारी थे वो जनता से जबरन टैक्स मांग रहे थे कि राजा का कहना है कि टैक्स 1/2 वसूला जाएगा, मतलब 50%। और जो वहाँ के किसान थे उनका कहना था क्या कि फसल तो सब सुखाड़ के कारण बर्बाद हो गया, हम टैक्स देंगे कहाँ से। अब इसी चीज़ को लेकर के साम्राज्य में विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो जनता जो थी, जो किसान थे, वो उग्र हो गए। अब इसका भी सामना करना इसको पड़ा। बाद में इसको अपने नियंत्रण में इस चीज़ को लिया तो मालूम चला कि रियल में तो उत्पादन तो हुआ नहीं है, तो टैक्स कहाँ से लिया जाएगा। तो इस टैक्स को क्या किया? निरस्त कर दिया। तो ये 4 को काम किया, चारों का चारों क्या हो गया? असफल हो गया। इसी के कारण इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। तो पहला क्या था? राजधानी स्थानांतरित, दिल्ली से कहाँ लेके गया? देवगिरी। देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद। दूसरा का क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आज भी हम लोगों का मुद्रा कैसा है? सांकेतिके है। आज भी मुद्रा सांकेतिके है। और तीसरा क्या था? खुरासान और कराची अभियान। कितने सैनिकों की नियुक्ति किया? 3,70,000 और 1 साल का अग्रिम वेतन दिया। और खुरासान और कराची में क्या हो गया? आपसी समझौता हो गया, जिसके कारण ये भी अभियान क्या हो गया? विफल हो गए। आधे से अधिक सैनिक इसके क्या हो गए? आपस में लड़ के कुछ मर गए और कुछ भुला गए, जिसके कारण इसको रक्त पिपासु कहा जाता है। और चौथा क्या था? द्वाबा क्षेत्र में कर वृद्धि। संयोग से उसी साल क्या आ गया? सुखाड़ आ गया। अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और जनता के विद्रोह का भी, किसान के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। इसी के कारण इसको इतिहास में पागल, सनकी, रक्त पिपासु, असफलताओं का बादशाह, स्वप्नशील, ये सभी का सभी तगमा किसको मिला है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।